स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी हमारी नॉमिनेशन की प्रोसेस से ही चालू हो जाती है। इट डज नॉट वेट टिल द टाइम वोटिंग बिगिंस। उसी की रिस्पेक्ट पे हम ओवर द टाइम देख रहे हैं कि कई सारे लोगों के कई सारे ग्राउंड्स पे नॉमिनेशन कैंसिल हो जाते हैं, जबकि उसमें इन डेप्थ जाके जांच नहीं होती है, जिसकी रिस्पेक्ट में ऐसा कहा जा रहा है कि आरपीए 1951 का जो हमारा एक्ट है उसमें कई सारे बदलाव लाने की एट द प्रेजेंट टाइम ज़रूरत है। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो ये जो एक तरीके से थोड़ी-सी डिस्क्रिपेंसी आ रही है प्रोसीजर में, वो बनी रहेगी, जिसकी रिस्पेक्ट में हम हमारा जो डेमोक्रेसी का एसेंस है वो लूज़ आउट कर देंगे। देयरफॉर नीड ऑफ द आवर है कि हम हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में चेंज लेकर के आएँ, अमेंडमेंट्स लेकर के आएँ, जिसके बेसिस पे हम डेमोक्रेसी सिर्फ प्रीच नहीं करेंगे बल्कि एंश्योर भी करें कि एट एवरी लेवल हमारी ये एज़ सच अपनी इन प्लेस फॉल ऑफ हो रही है। क्योंकि अगर एट द से अ मिनिस्क्यूल लेवल ऑफ नॉमिनेशन ऑल्सो प्रॉब्लम अगर हमारी आ रही है, तो हाई चांसेस कि जो सब्सिक्वेंट लेवल्स हैं हमारे, वहाँ पे भी हमको करप्शन, करप्ट पॉलिसीज़ और उसी के बेसिस पे हमारी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी को किल करने की कई सारी एक्टिविटीज़ देखनी पड़ सकती हैं। देयरफॉर व्हाई नॉट एड्रेस द रूट कॉज़ ओनली? व्हिच इज़ व्हाई ये जो द हिंदू में एक आर्टिकल आया था बेसिकली, उसका एनालिसिस लेके मैं लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई पे नंदिनी आप सभी को यहाँ पे अवगत कराने आई हूँ एज़ टू व्हाई ऑल ऑफ दीज़ रिफॉर्म्स आर एक्चुअली नीडेड। बने रहिएगा हमारे साथ इस सेशन के अंत तक, ताकि एक जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी आप यहाँ पे इंश्योर कर पाएँ, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग पे एक रिफ्लेक्शन आ जाए एज़ टू यू अंडरस्टूड द एंटायर केस और नॉट। सो उसी के बेसिस पे चलिए अब बिना किसी देरी के हमारा जो ये सेशन है वो चालू करते हैं। सो उसी के एस्पेक्ट में अगर मैं आपको बताऊँ कि सबसे पहले ये जो पूरा एम्बिट ऑफ डिस्कशन है वो कैसे दोबारा से स्पॉटलाइट में आया, तो वो कुछ इस प्रकार से कि 2024 में म्युनिसिपल काउंसिल के जो इलेक्शंस थे दादरा और नगर हवेली में, वहाँ पे कई सारे जो ऑपोजिशन के कैंडिडेट्स थे उनके नॉमिनेशन ऐसे ही कैंसिल हो गए, जिसके चलते जो से प्रोपोजिंग लीडर था, जो एसेंशियली पहले से ही विनर था, वह अनअपोज्ड जीत गया। और ऐसा ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये छोटे इलेक्शंस में ही आता है, ऐसे बड़े इलेक्शंस में भी नॉमिनेशन के बेसिस पे हमने कई बार ये सिमिलर प्रॉब्लम होती हुई देखी है। सिमिलर पैटर्न हमने सूरत में भी देखा, बिहार में भी देखा, जिसकी वजह से डिबेट जो है सेक्शन 36 ऑफ आरपीए 51 स्टार्ट हुई, जहाँ पे लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर्स पे सवाल उठा। जिससे कंसर्न जो सबसे बड़ा आता है वो आता है कि जो डेमोक्रेसी है क्या वो हमारी किल हो जाती है, कर्टेल हो जाती है इवन बिफोर इट एक्चुअली बिगिंस। क्योंकि हमारा जो अडल्ट सफरेज है वो भी एक बहुत ज़्यादा लड़ाई के बाद हम लोगों को मिला था यूनिवर्सल एस्पेक्ट में कि कोई भी उससे अछूता नहीं रहे। बट स्टिल अगर फिर भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है हमारी पूरी प्रोसीडिंग्स में, तो हमको उसको एड्रेस करना भी ज़रूरी है, वरना हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं डेमोक्रेसी के एस्पेक्ट को। अगर हम लीगल फ्रेमवर्क डिगिन करें यहाँ पे, तो हमारा जो डायरेक्ट रिलेशन आता है वो आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 से, जिसके सेक्शन 33 से 36 के तहत अगर आप देखो तो क्लियरली लिखा हुआ है कि दीज आर मेंट टू रेगुलेट नॉमिनेशंस, डिपॉजिट्स, स्क्रूटनी एंड रिजेक्शन। सेक्शन 36 सबसेक्शन 2 आरओस यानी कि जो रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं वो रिजेक्ट कर सकते हैं नॉमिनेशंस को, अगर कोई भी उनको सब्सटैंशियल कैरेक्टर डेफिसिट यहाँ देखने को मिल रहा है या फिर डिफेक्ट उनको लगता है कि यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। हाउएवर यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो हमको बहुत ही क्लियरली नहीं दी गई एज टू आरओज जो हैं वो किस चीज़ को एक सिस्टमिक डिफेक्ट बोल सकते हैं। अगर हम देखें तो जितनी भी प्रोसीजरल डिटेल्स हैं उनमें क्लैरिटी नहीं होने की वजह से ये सारे जो रिजेक्शंस का एस्पेक्ट है वो ओवर द टाइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। अब आर्टिकल 329 बी को ही ले लो, तो वहाँ पे कोर्ट भी इसके बीच में नहीं बोल सकता, यानी कि इंटरवीन नहीं कर सकता। देयरफॉर जो पूरी एसेंशियल अथॉरिटी है वो यहाँ पे आपके आरओज को ही मिल रही है, जिससे अगर आप देखो तो रियल टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। प्रोसीजरल एक्सक्लूजन्स हो रहे हैं कैंडिडेट्स के, जो कि एक्सप्लेनेबल भी नहीं है और कोई एक्सप्लेनेशन मांग भी नहीं सकता, क्योंकि इंटरवेंशन का यहाँ पे एस्पेक्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस सब से रिलेटेड प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम ये आई कि यहाँ पे एक तो सबसे पहले सब्सटैंशियल डिफेक्ट को अच्छे से डिफाइन कर दो, क्योंकि डेफिनेशन नहीं है इसलिए आरओज उसका फायदा उठाते हैं इन टर्म्स ऑफ से मिक्सिंग देयर पार्टीज विद द पीपल हु आर राइट नाउ इन पावर। यानी कि जो लोग अभी पावर में हैं उनके साथ मिलके वे लोग इस ग्राउंड पे जो बाकी के जो हमारे नॉमिनीज हैं उनको हटा देते हैं रेस में से, अनअपोज जीत जाते हैं। अगर आप देखो तो टेक्निकल एरर्स का जो एस्पेक्ट है
वो जेन्युइन कैंडिडेट्स को भी बाहर कर देता है, जबकि हम दूसरी कंट्रीज़ में इसी चीज़ को देखें तो इसको से एज़ अ हेल्प लेते हैं आरओज़, यानी कि ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में अभी मैं आपको बताऊँगी दूसरी कंट्रीज़ के बारे में भी। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखो तो ये जो छोटी-छोटी हमारे ह्यूमन एरर्स हो जाते हैं कि कहीं साइन छूट गया, कहीं कुछ छूट गया या कहीं से पैसे की कमी हो गई या कुछ तो भी रिलेटेड जो छोटे एरर्स हैं जो ओवरकम किए जा सकते हैं, उनके ग्राउंड्स पे भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। जबकि आरओज़ की टेक्निकली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो इंश्योर करे कि ये जो छोटी-मोटी गलती हैं वो तो चलिए ठीक है, ओवरलुक करके करेक्ट करके हम लोग नॉमिनेशन फाइल करने में हेल्प कर दें, लेकिन नहीं, उल्टा होता है। यहाँ पे रिजेक्शन फेस करना पड़ता है सारे कैंडिडेट्स को इस सब की वजह से। जिसकी वजह से अगर आप देखो तो वोटर्स का जो राइट टू चूज़ है वो भी हैम्पर हो रहा है, क्योंकि हम एक सिग्निफिकेंट चॉइस जो है वो उनसे छीने ही ले रहे हैं। ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कि डिफेक्ट है, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कि यहाँ पे इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, मिसिंग इन्फॉर्मेशन है, तो उस सब के बेसिस पे आधा कैंडिडेचर तो खत्म ही हो जाता है। देयरफॉर दिस इज वेरी अनलॉफुल एंड अनडेमोक्रेटिक, जो कि प्रेजेंट स्टेटस को में हमको ओवर द टाइम देखने को मिल रहा है। अगर हम कॉमन प्रोसीजरल ट्रैप्स देखें तो हमको पता चलता है कि सबसे पहला आता है ओथ ट्रैप, जहाँ पे अगर आप देखो तो अगर गलत टाइम पे ओथ हो रही है तो वो इनवैलिड है। अब इतनी माइनर टाइमिंग एरर से तो जो कैंडिडेसी कैंसिल हो रही है वो तो बहुत ही खराब एक चीज़ है। देयर इज ट्रेजरी ट्रैप, जहाँ पे अगर आप देखें तो चालान 11 से 3 के बीच में अगर डिपॉजिट नहीं किया गया तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। अब इस रिजिडिटी की वजह से भी कैंडिडेट को प्रॉब्लम आ सकती है। अब क्या पता, मतलब कई लोग अगर जानबूझ के एक कैंडिडेट को नहीं पहुंचने दे रहे हैं तो हाउ कैन यू एसेंशियली से कि नहीं इसमें कैंडिडेट की ही गलती है। इतना माइनर तो चला सकते हैं काम। नोटराइजेशन ट्रैप, अगर एफिडेविट करेक्ट ऑफिशियल के द्वारा नहीं है तो भी यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। जो आरओज होते हैं टेक्निकल ग्राउंड्स पे रिजेक्ट कर देंगे कि नहीं हम आपका नॉमिनेशन फाइल नहीं करेंगे। देन देयर इज सर्टिफिकेट ट्रैप, नो ड्यूज, ईसी क्लियरेंस, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स लगाने पड़ते हैं, अगर वो डिले हो जाए तो उसके ग्राउंड्स पे भी रिजेक्शन फेस करना पड़ सकता है, जिसपे अगेन पार्टिसिपेशन पे बात बनाती है। सो उस सब के रिस्पेक्ट में देखो कि कितनी छोटी छोटी चीजें हैं जिसके बेसिस पे आपका कैंडिडेट जो है वो प्रोसीजरल ग्राउंड्स पे हटा ही दिया जाता है कि नहीं नहीं आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि आप 2 मिनट लेट थे। तो उसी के एस्पेक्ट में अगर आप देखो तो यहाँ पे प्रॉब्लम हमारी एग्जिस्ट करती है। अगर हम एक कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव देखें इस पूरी सिचुएशन को तो यूके में आरओज जितने भी एरर्स हैं उनको ओवरकम करने में, उनको करेक्ट करने में हेल्प करते हैं। कनाडा में 48 आवर की करेक्शन विंडो दी जाती है कि आपके यहाँ पास ये गलती है, 48 घंटे हैं, इसको सही करके दे दो। जर्मनी अगर आप देखो तो रिटन नोटिस, टाइम टू रेमेडी और अपील राइट्स भी देता है कि अगर आपको लगता है कि कहीं रॉन्ग ग्राउंड्स पे आपका नॉमिनेशन कैंसिल हो गया है तो यू कैन आस्क द अथॉरिटी टू और अपील बिफोर द अथॉरिटी टू मेक इट करेक्ट। ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखो तो अर्ली फाइलिंग यहाँ पे होती है, जिसकी रिस्पेक्ट में करेक्शंस आप कभी भी मेंटेन कर सकते हो बिफोर द ड्यू डेडलाइन। सो सबके रिस्पेक्ट में ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो कितनी ज़्यादा से प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई है, जबकि हमारे यहाँ जस्ट उल्टा ही हर चीज़। तो इसीलिए हम लोग रिफॉर्म की बात कर रहे हैं कि रिफॉर्म की हमको एट द प्रेजेंट टाइम काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे कि हम डेमोक्रेटिक राइट्स जो हैं उनको सिक्योर कर पाएँ, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट द वोटिंग राइट्स बट ऑल्सो द राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस। हम पॉलिटिकल कैप्चर ना होने दें, मॉडर्नाइज करें एंटायर प्रोसेस को और इंश्योर करें कि रूल ऑफ लॉ यहाँ पे इस्टेब्लिश हो रहा है, जिससे कि हम ट्रांसपेरेंट रखें सारी प्रोसीजर से और ये मेजर चेंजेस लेकर के ड्राइव करें हम हमारी डेमोक्रेसी को। रिफॉर्म प्रपोजल्स में अगर आप देखें तो कई सारी चीज़ें गिवन है, जैसे कि अमेंड करो 1951 का जो ये हमारा आरपीए है, सब्सटैंशियल डिफेक्ट को डिफाइन करो, मैंडेट करो कि रिजेक्शन ऑर्डर्स जो हैं उस पे रीजनिंग हो प्रॉपर, 48 आवर की करेक्शन विंडो दो, जिसके बेसिस पे जो छोटे बहुत एरर्स हैं वो हमारे कैंडिडेट्स से ओवरकम कर पाएँ। एरर्स को भी कैटेगराइज करो इन द बेसिस ऑफ टेक्निकल ऑथेंटिसिटी, स्टैट्यूटरी, डिजिटल एस्पेक्ट्स को यहाँ पे इंटीग्रेट करो। ऑनलाइन नॉमिनेशन की सुविधा जो है वो अप्लाई करो, क्योंकि कई सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं वो इसीलिए यहाँ पे प्रॉब्लमैटिक हो जाते हैं क्योंकि ऑपोजिशन उनको पहुंचने नहीं दे रहा है या कई सारे से ऑन द फिजिकल ग्राउंड प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। और पब्लिक विजिबिलिटी भी लेके आओ कि आप क्यों किसी चीज़ को रिजेक्ट या एक्सेप्ट कर रहे हो, जिसके बेसिस पे अकाउंटेबिलिटी जो आरओज की है वो और ज़्यादा बढ़ जाए। सो इसी के रिस्पेक्ट में ये सारे रिफॉर्म्स के लिए बेसिकली मांग चढ़ी है अभी। अगर आप देखो तो
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो यहाँ पे कोडिफाई भी कर सकता है आरओ की गाइडलाइंस को, डिजिटल बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम भी लेकर के आ सकता है, एनुअल डेटा ऑन नॉमिनेशन रिजेक्शन भी लेकर के आ सकता है। और मतलब बॉटम लाइन ये है कि ये इंश्योर कर सकता है कि डेमोक्रेसी जो है, जो नॉमिनेशन के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा से हैम्पर हो रही है, उसको भी हम एसेंशियली इंश्योर करें, क्योंकि हमको किसी को एक्सक्लूड करके नहीं चलना। जितने भी लोग इच्छुक हैं से इलेक्शंस फाइट करने के लिए, उनको साथ लेकर के चलना है। अब इस सब से जुड़ा जो सवाल मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ वो है कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर जुडिशियल इंटरवेंशंस इन इलेक्टोरल मैटर्स बार्ड बिफोर कंप्लीशन ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन के जितने भी हमारे मोटिव होते हैं उसमें से इन किन आर्टिकल के बेसिस पे आप कह सकते हो कि बेसिकली हमारा जुडिशियल एक्शन जो है वो यहाँ पे कंडक्ट नहीं किया जा सकता। अगर आप अपनी यूपीएससी तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो 19999 से हमारे कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे प्राइस हाइक बोल रहे थे अनअकैडमी वाले, तो बिल्कुल वो तो हुआ ही है, क्योंकि अब 19999 में आपको 6 महीने का कोर्स मिलता है, 25999 में आपको 9+1 का, और 30999 में आपको 18 मंथ्स प्लस 4 मंथ्स का। सो उसी बेसिस पे आप अपने टारगेट ईयर के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो विच एवर कोर्स यू वांट टू बाय। हमारे बैचेस लाइव हो चुके हैं, और साथ-साथ अगर आप प्रीलिम्स सेंट्रिक तैयारी करना चाहते हो तो दैट इज़ आल्सो दैट वी आर स्टार्टिंग विथ, कि यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज़ प्रीलिम्स फोकस लेक्चर्स मिल रहे हैं, स्मार्ट शीट्स मिल रही हैं, टेस्ट मिल रहे हैं। उन सबको आप अवेल करके अपनी स्पेसिफिक लर्निंग कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स 2026। बैचेस हमारे 17 नवंबर से शुरू हो रहे हैं, तो मेक श्योर करो कि आप हमारे साथ जल्द से जल्द जुड़ जाओ, जिसकी रिस्पेक्ट में आपकी तैयारी हम लोग इंश्योर करें कि बेहतर से बेहतर तरीके पे हो। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे मेरे ईमेल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और फीडबैक ज़रूर प्रोवाइड करें कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करके, और ज़रूर से ज़रूर बताएं कि ये जो रिफॉर्म सजेस्टेड है, क्या आपको लगता है वो आनी चाहिए, या फिर व्हाटएवर इज गोइंग ऑन इट्स स्टिल जस्ट द राइट थिंग टू डू। On that note, this is me, Nandini, signing off for the day. Hope you liked the session, and if you did, then please do like, share, comment, and subscribe to our channel.